हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर गंगा प्रकाश वैश्विक और आज के इस सत्र में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2024 की स्क्रीनिंग परीक्षा की रणनीति के संबंध में जानेंगे कैसे आप स्क्रीनिंग टेस्ट यानी प्रारंभिक परीक्षा को कम समय में कम मेहनत के साथ स्मार्ट तरीके से क्वालिफाई करके मेरिट में स्थान धारित करके मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, इसलिए ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जानने, समझने और परखने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बुक सजेस्ट की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन की गई है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप NCERT क्लास 6 to 12 की किताबों को प्रारंभिक परीक्षा यानी स्क्रीनिंग टेस्ट और मुख्य परीक्षा अर्थात जिस विषय से आप प्रवक्ता के लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी तैयारी के लिए इन किताबों को सहारा बना सकते हैं। जिस विषय से आपने PG किया है और आप जिसमें आवेदन कर रहे हैं उसकी खासकर क्लास 11वीं और 12वीं की किताबों को आप अवश्य पढ़ें और 6 to 12 की NCERT को आप प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन खंड के अंदर लाभदायक रूप से यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान दिला दूं कि कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के भी आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में यानी स्क्रीनिंग टेस्ट में। हमारे YouTube चैनल पर कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन की 3-4 वीडियोज उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त और भी वीडियोज आपको YouTube पर अवेलेबल हो जाएंगी। आप इस सेक्शन यानी इस खंड की भी तैयारी अवश्य कीजिए, क्योंकि यहाँ से कम 5 से 7 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। अब हम रणनीति के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कम समय में कम मेहनत के साथ स्मार्ट तरीके से प्री यानी स्क्रीनिंग परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी उससे क्वालिफाई करके मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। तो क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं आयोग की तरफ से। परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली 2022 यथा संशोधित में वर्णित प्रावधान के तहत स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इतने मार्क्स लाने आपके लिए कंपलसरी हैं प्री में यानी स्क्रीनिंग टेस्ट में, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक तरफ आरक्षण की श्रेणी, दूसरी तरफ स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परिणाम तैयार किए जाने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक प्रतिशत में। तो इसमें जनरल कैटेगरी अर्थात अनारक्षित वर्ग में 35% मार्क्स लाने जरूरी हैं, अर्थात 150 में से 35% अंक। 150 का 35% यानी 52.5 अर्थात 53 मार्क्स। 52.5 या कहें 53 अंक लाने पर आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में। OBC की बात करें तो OBC को 30% मार्क्स लाना है यानी 45 नंबर 45 मार्क्स। EWS को भी 45 मार्क्स लाने पड़ेंगे। SC ST की बात करें तो इनको लाने पड़ेंगे 37.5 अर्थात 38 मार्क्स। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को अर्थात डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, इनको भी 38 मार्क्स लाने पड़ेंगे जो स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित हैं उत्तराखंड में। इसके अतिरिक्त जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी 38 नंबर लाने पड़ेंगे अर्थात एक्स आर्मी वालों को, और जो उत्तराखंड के दिव्यांग हैं उनको 20 मार्क्स अर्थात 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे 150 में से क्वालिफाइंग के लिए। लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद भी आपको मेरिट में आना पड़ेगा। जहाँ पर मेरिट रुकेगी उस टारगेट को आप अचीव करेंगे तभी आप मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट हो पाएंगे। लेकिन इतने मार्क्स क्वालिफाई होने के लिए कंपलसरी हैं, जैसे कि नोट करके आयोग ने यहाँ पर दिया भी है कि अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्रतिशत में प्राप्त करने पर ही स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षा परिणाम हेतु विचारित किया जाएगा। यानी इनको डायरेक्ट मुख्य परीक्षा में ले जाने की बात आयोग नहीं कर रहा है, विचारित किया जाएगा अर्थात उन पर विचार किया जाएगा यदि वे मेरिट में आते हैं। स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी तथा अभ्यर्थियों द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त अंकों को विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। अर्थात जो
स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक होंगे वो केवल पात्रता होगी मुख्य परीक्षा में बैठने की। स्क्रीनिंग परीक्षा के अंकों को मुख्य परीक्षा के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, केवल वो पात्रता होगी, अर्हकारी प्रकृति की होगी, जिसकी वजह से आप मुख्य परीक्षा में सेलेक्ट हो पाएंगे। अब हम रणनीति के बारे में डिस्कस करते हैं कि इतने परसेंट मार्क्स आप कैसे ला पाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। प्रथम चरण स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार, शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन। प्रश्नों की संख्या है 150, अधिकतम अंक होंगे 150। तो 150 अंक, 150 क्वेश्चन, एक प्रश्न एक अंक का। समय होगा 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। तो समय कम है, प्रश्न ज़्यादा हैं और प्रश्नों का पूर्णांक भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरा, इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन है अर्थात नेगेटिव मार्किंग है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। और तीसरा, ये केवल अर्हकारी प्रकृति की परीक्षा होगी अर्थात मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अब रणनीति आपको क्या बनानी है उस पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये द्वितीय चरण की परीक्षा है जो विषयवार लिखित परीक्षा होगी। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसको क्रैक करेंगे। पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है प्री। तो परीक्षा पाठ्यक्रम प्रथम चरण स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का पाठ्यक्रम, खंड को है शिक्षण अभिरुचि, प्रश्नों की संख्या 40, पूर्णांक होगा 40। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि 5 खंड हैं और पांचों खंडों से प्रश्न आएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे शिक्षण अभिरुचि अर्थात टीचिंग एप्टीट्यूड से, 40 क्वेश्चन 40 अंक। तो यदि आपकी इस वाले सेक्शन पर अच्छी कमांड है और ये आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, इस वाले सेक्शन के क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आप इजीली इन्हें हल कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो आपको इस पर बहुत गहराई से मेहनत करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कोई होम साइंस वाला है, उसकी मैथ अच्छी नहीं है, रीजनिंग अच्छी नहीं है। कोई हिंदी संस्कृत वाला है, उसकी मैथ अच्छी नहीं है। अर्थात जिस वाले सेक्शन पर आपकी कमांड अच्छी है और आपको रुचि है उसको पढ़ने में, उस पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। उदाहरण के लिए शिक्षण अभिरुचि वाला खंड आपको ठीक लगता है और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, सबसे ज़्यादा अंक भी हैं, तो आपको इन खंडों की तैयारी बहुत गहराई से करनी है। टू द सिलेबस, सिलेबस को प्रिंट करके अपने पास रख लो और जो भी टॉपिक है उसकी गहराई से पढ़ाई करो और कोशिश करो कि 40 में से 35-38 क्वेश्चन मैं इस सेक्शन से कवर करूँगा। फिर क्वालिफाइंग में आना बहुत इजीली है और मेरिट में भी आप आ जाएंगे। ये बेहतरीन रणनीति है कि जिस खंड पर आपकी कमांड अच्छी है, आपकी रुचि अच्छी है, आपको उस पर थोड़ा सा पकड़ है, उसकी और बेहतरीन मेहनत करनी है। तो यदि आपकी इस खंड पे अच्छी पकड़ है तो इस पर और गहराई से पकड़ बनाओ। उसके अलावा दूसरा है सामान्य अध्ययन, 35 मार्क्स 35 क्वेश्चन। यदि आपका जीके जीएस अच्छा है, करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ अच्छी है, आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना समझना और उसके नोट्स बनाने में इंटरेस्ट है, तो आप इस पर फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स पर आप यदि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह या यूट्यूब से या सरकारी सोर्सेज से ध्यान देते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इस वाले पोर्शन पर आप मेहनत करके यहाँ से भी मार्क्स गेन कर सकते हो। टारगेट रखें कि मैं 35 में से 25-30 मार्क्स यहाँ से लाऊंगा। तो कोई इसी 2 खंडों से भी क्वालिफाई कर सकता है। पहले वाले में 40 हैं, दूसरे में 35 हैं, तो 75 तो इसी प्रकार से हो गए। और जनरल में भी केवल 53 चाहिए 35% गेन करने के लिए। तो यदि आपकी इन 2 खंडों पर अच्छी पकड़ है तो इनको और अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके अलावा यदि उत्तराखंड पर अच्छी कमांड है तो इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से और सुधार लीजिए। 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, तो यहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। हो सकता है किसी का शिक्षण अभिरुचि वाला पोर्शन अच्छा है और उत्तराखंड वाला अच्छा है, लेकिन जीके जीएस कमज़ोर है, उसका सामान्य ज्ञान वाला कमज़ोर है, तो वो शिक्षण अभिरुचि और उत्तराखंड वाले पर पकड़ बनाए। तो 40 मार्क्स वहाँ से होंगे और 25 मार्क्स यहाँ से होंगे, यानी 30 मार्क्स, 30 यहाँ से होंगे, 40 वहाँ से होंगे, तो 70, तो वो भी मेरिट में आ जाएगा आसानी से। इसके अतिरिक्त चौथा है यहाँ पर सामान्य बुद्धि परीक्षण। आप जानते हैं रीजनिंग मैथ में साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा थोड़ा सा तेज होते हैं, क्योंकि जिन्होंने पीसीएम से 12th किया है, बीएससी की है, एमएससी की है, तो उनकी मैथ्स थोड़ा सा अच्छी होती है। वहीं हम यदि आर्ट साइड की बात करें तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 9-10 से होम साइंस पढ़ी है, हिंदी संस्कृत पढ़ी है, मैथ उनकी नहीं रही, केमिस्ट्री फिजिक्स,
बायो इस प्रकार के विषय नहीं रहे या पीसीएम नहीं रहा, तो उनकी रीजनिंग और मैथ थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उसके टच में नहीं रहने की वजह से। तो वो इस सेक्शन को अपने लिए एक बोझ समझ के, टफ समझ के मानते हैं। तो यदि उनकी इस पर कमांड कम है तो इस पर केवल वे उसकी मेहनत करें जिसमें वे थोड़ा सा सहूलियत रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सिलेबस को देख लीजिए और आपको इसमें केवल शाब्दिक और अशाब्दिक वाला अच्छा लगता है तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके अलावा यदि आपको मेहनत के बाद भी प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, साधारण ब्याज, मिश्रित ब्याज, लाभ हानि, समय, छूट, कार्य, वेतन, समय, दूरी, इस प्रकार के क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आती है और मेहनत के बाद भी आपको लगता है कि यहाँ मैं कमज़ोर ही रहूँगा, तो इस वाले पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान ना दें। और आपको लगता है कि शाब्दिक अशाब्दिक इस पर मैं कमांड कर सकता हूँ और लुप्त अंग, वर्ण, अनुक्रम, निर्णय लेना या अंतर, इस प्रकार वालों को मैं कर सकता हूँ। या हो सकता कोई कैलेंडर, तार्किक व्यंजन चित्र, आंकड़ों का चित्र या ग्राफ, इस प्रकार के चीज़ों में तेज है और पकड़ पाता, तो इसकी तैयारी कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनमें से आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए सरल हैं, उस पर आप पकड़ बनाइए। और जो टॉपिक ऐसे हैं जिन पर आपको लगता है कि मेहनत के बाद भी मैं इसमें कमज़ोर ही रहूँगा, तो उस पर ज़्यादा मेहनत ना करें। उससे बेहतर है उस वाले खंड पर ज़्यादा पकड़ बनाएं जहाँ आपकी अच्छी रुचि है और इंटरेस्ट है। और पाँचवां हिंदी। उदाहरण के लिए कोई बच्चा ऐसा है जिसकी मैथ और रीजनिंग कमज़ोर है लेकिन उसकी हिंदी अच्छी है, तो वो हिंदी पर 20 में से 18 मार्क्स प्राप्त करने की कोशिश करे, 20 में से 16, 20 में से 15 मार्क्स प्राप्त करने की कोशिश करे। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका रीजनिंग, मैथ कमज़ोर है लेकिन शिक्षण अभिरुचि, हिंदी और उत्तराखंड अच्छा है, तो शिक्षण अभिरुचि के 40 मार्क्स, उसके अलावा हिंदी के 20 मार्क्स, 20 और 60, 20 और 40, 60 तो उसके ऐसे हो गए तो जनरल की क्वालिफाइंग में वो आ जाएगा। उसके अलावा यदि उसका उत्तराखंड अच्छा है तो उत्तराखंड के 30 मार्क्स, तो 60 और 30 90, इस प्रकार से 90 वो ला पाएगा, तो मेरिट में आसानी से आ सकता है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये था कि आपको तैयारी इस तरीके से करना है कि जिस खंड पर आपकी पकड़ अच्छी है और आपको ये लगता है कि इस खंड पर यदि मैं मेहनत करूँगा तो मैं यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं करूँगा, और 40 में से लगभग 38, 35, 32, 36 क्वेश्चन तो मैं सही करके ही रहूँगा, ऐसा कॉन्फिडेंट बनाइए और उस खंड की गहराई से अध्ययन कीजिए, तैयारी कीजिए। और जिस खंड में आपको लगता है कि मेरे ये टॉपिक इतने वीक हैं कि इस पर मैं यदि 6 महीने, साल भर भी तैयारी करूँ फिर भी मैं इसमें कमज़ोर ही रहूँगा, तो उन पर ज़्यादा मेहनत ना करें। यही एक स्मार्ट वे है। और उन खंडों में केवल उन पर मेहनत करें जिन पर आपको लगता है कि मैं इनको कवर कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए जैसे रीजनिंग की बात है तो रीजनिंग में हो सकता कुछ चीज़ें अच्छी आपको लगती हो, कुछ चीज़ें नहीं लगती हो। हिंदी की बात है, हो सकता है हिंदी में आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द ये अच्छे लगते हों, लेकिन आपको संधि विच्छेद, मुहावरे ये टफ लगते हों। तो जहाँ पर आपकी पकड़ है, और इसमें जैसे लिखा है यहाँ पर सिलेबस में, हिंदी के सिलेबस में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पित तथा एक एक अंक का होगा, सभी प्रश्नों के 4 विकल्प देने होंगे। इस प्रकार से आपको समझना। और इसमें एक ऊपर कुछ लिखा हुआ है उत्तराखंड वाले में, उत्तराखंड में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है, इसको आप समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे निर्देश दिया है, इसको भी आपको पढ़ना है। यहाँ क्या लिखा है कि इस खंड के 10 उपखंडों में से प्रत्येक में से 2-2 प्रश्न निर्मित किए जाएंगे। तो यहाँ पर 10 उपखंड हैं और 10 उपखंड में से प्रत्येक में से 2-2 प्रश्न निर्मित किए जाएंगे। तो ये हैं 10 उपखंड, और इन 10 उपखंडों से 2-2 प्रत्येक से आएंगे मिनिमम। तो 10 हैं तो 2-2 20 तो वैसे हो जाएगा, और किसी से 2 से ज़्यादा भी आ जाएंगे तो 30 हैं। तो इसलिए आपको प्रत्येक खंड की तैयारी करनी पड़ेगी, या उन खंडों की तैयारी आप बेहतरीन से कर लें जिन पर आपकी पकड़ अच्छी है। तो इस रणनीति से आप आसानी से बहुत कम मेहनत में स्मार्ट तरीके से प्री यानी स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करके मुख्य परीक्षा में आराम से बहुत इजीली, आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा अंत में, कि आपको प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी है, क्योंकि जैसे प्री के लिए आपके पास काफ़ी टाइम होगा, अर्थात स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए आपके पास काफ़ी टाइम है, लेकिन मुख्य परीक्षा बहुत जल्दी हो जाएगी। स्क्रीनिंग के लगभग 2 से 2.5 महीने के अंदर मुख्य परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि आयोग के पास पेपर सेट करने के लिए पर्याप्त समय हो जाता है। जैसे उसने स्क्रीनिंग की डेट निर्धारित कर दी तो उसके बाद वो मुख्य परीक्षा के पेपर बनाने शुरू कर देंगे और स्क्रीनिंग के भी बना देंगे।
तो जैसे स्क्रीनिंग होगा उसका तुरंत रिजल्ट आएगा और उसके 2 से ढाई महीने के भीतर, बल्कि 2 महीने के भीतर आपकी मुख्य परीक्षा हो जाएगी। तो वहाँ पर आपको हड़बड़ाहट हो जाएगी और फिर आप स्क्रीनिंग करके मुख्य में तो चले जाएंगे, लेकिन मुख्य में फिर लड़खड़ा जाएंगे। इसलिए आपको समय का मैनेजमेंट करना है और प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी भी करनी है। तो ये एक रणनीति है, एक स्ट्रेटजी है, जिससे आप इजीली इस प्रकार की परीक्षाओं को क्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है कंप्यूटर के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल और अन्य यूट्यूब चैनल पर दुनिया भर की क्लासेस और क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आप उन्हें देखिए। यहाँ से भी 5-7 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप उन वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, तीनों यूर सिलेक्शन श्योर नाम से हैं। उन पर जुड़कर आप लेटेस्ट अपडेट से हमेशा विज्ञ रह सकते हैं। मिलेंगे इसी प्रकार की और इम्पोर्टेंट वीडियोज के साथ। तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक और यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।